नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। दोस्तों, आज की खास खबर में मैं आपसे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाला हूं। ये मुद्दा न्यायपालिका के एक अहम फैसले यानी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर कानूनी कार्यवाही की मांग से जुड़ा है। और कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये मामला है क्या? कोर्ट ने किसकी याचिका पर क्या फैसला सुनाया है? महाधिवक्ता पर कार्यवाही की मांग क्यों उठी है? क्या कहते हैं कानून के जानकार और क्यों उठ रही है कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात? तो इन तमाम पहलुओं पर हम पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ताज़ा मामला और कोर्ट के उस फैसले के बारे में बता देता हूँ जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो बीते कुछ समय से महाधिवक्ता के कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये खबरें भी आप देख रहे हैं द सूत्र में, उन पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा मामला जो सामने आया है, अभी जो उनके खिलाफ आरोप लगे हैं, उनमें जनहित से जुड़े मामलों में निष्क्रियता, अनदेखी और लापरवाही बरतने समेत ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े अहम मामले की पैरवी के लिए सरकारी फीस के अलावा दूसरी संस्थाओं और विभागों से भी पैसे लेने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके खिलाफ को वारंटो पिटीशन भी लगाई है। ये विशेष कानूनी प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी खास व्यक्ति के सार्वजनिक पद या विशेष अधिकार को चुनौती दी जाती है। यानी याचिका में प्रशांत सिंह के महाधिवक्ता पद को चैलेंज कर उन्हें इस पद के लिए अयोग्य बताया गया है और उन्हें इस पद से हटाने की मांग की गई है। इसी तरह महाधिवक्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अंतरिम आवेदन भी लगा था जिसका नंबर है 5308/2025। इस आवेदन के जरिए अत्यधिक पेशेवर शुल्क वसूलने के आरोप महाधिवक्ता पर लगाए गए थे और महाधिवक्ता समेत उनकी पूरी टीम की जांच, पेमेंट्स की जांच और कार्यवाही की मांग की गई थी। इस मांग को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने खारिज कर दिया। क्या कहकर खारिज किया? कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप आधारहीन हैं जो सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही को भटकाने की कोशिश प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का उदाहरण बताया और साफ किया कि कोर्ट ऐसे तुच्छ आरोपों की सुनवाई में समय बर्बाद नहीं करेगा। ये मामला मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है। हालांकि अभी हाई कोर्ट में महाधिवक्ता के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर एक और जनहित याचिका जो दायर की गई है वो पेंडिंग है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। वही जो ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने लगाया है उसकी बात भी हम इस रिपोर्ट में आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ताज़ा मामला बताते हैं जो ये कोर्ट का आदेश आया है उसकी बात करते हैं। तो याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में अंतरिम आवेदन लगाकर मांग की थी कि नर्सिंग घोटाले की पैरवी के लिए महाधिवक्ता ने जो भी वित्तीय लेन देन की थी उनकी जांच की जाए और अनियमितता सामने आने पर उनके समेत संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए जो कानून कहता है उस हिसाब से। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि ये मामला 20 मार्च को विधि विभाग और विधायी विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को एक चिट्ठी लिखी गई थी और 19 मार्च 2025 को मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट भी इस संबंध में आई थी। तो ये मामला उसके बाद सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा में सवाल लगा था कि महाधिवक्ता और उनकी टीम को नर्सिंग कॉलेजों से जुड़ी एक जनहित याचिका की पैरवी के लिए अत्यधिक पेशेवर शुल्क दिया गया है, तो वो शुल्क कितना है? सरकार ने इसका जवाब भी दिया था, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। सरकार ने तकरीबन 2 करोड़ के आसपास ये रकम बताई थी। याचिका में ये आरोप भी लगाए गए कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी MPNRC और राज्य सरकार के बाकी संगठन भी बिना किसी वैधानिक औचित्य के विधि अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से भारी भरकम फीस दे रहे हैं। इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक आदेश सुनाया और वो क्या आदेश था मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़रा स्क्रीन पर नज़र डालिए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ताओं के सभी आरोप भ्रामक और अप्रासंगिक हैं क्योंकि महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों को जो भी भुगतान हुआ है वो नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल जैसे स्वायत्त निकायों ने किया है जिनका राज्य सरकार से कोई प्रशासनिक संबंध नहीं है। स्वायत्त निकायों को ये अधिकार है कि वो अपनी आंतरिक वित्तीय व्यवस्था के मुताबिक किसी भी वकील को नियुक्त कर उन्हें उनकी सेवाओं के बदले शुल्क दे सकते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ये बात साबित हो सके कि महाधिवक्ता या बाकी विधि अधिकारियों को अनियमित या अत्यधिक भुगतान किया गया है। तो ये था
कोर्ट का फैसला, उसके अहम बिंदु। कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 165 का भी उल्लेख किया है और 165 का उल्लेख कर कहा कि महाधिवक्ता राज्यपाल के स्तर पर नियुक्त होते हैं और उन्हें वही पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल निर्धारित करते हैं। कोर्ट ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट के 2021 के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में वकीलों को दी गई फीस के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। उस मामले में भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ऐसे आरोप दुर्भावना से प्रेरित होते हैं और इन्हें किसी भी मानक से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि ऐसे तथ्य विहीन और अटकलबाजियों पर आधारित आरोप कोर्ट की निष्पक्ष सोच को प्रभावित करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ऐसी याचिकाएं ना तो जनहित के अनुरूप होती हैं, ना ही न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के अनुकूल। तो ये कहा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने। अब बात आगे बढ़ती है तो जो कहानी निकलकर सामने आती है वो ये है कि कोर्ट ने सभी आरोपों को अंधेरे में तीर चलाने जैसा करार दिया और कहा कि इससे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के कीमती वक्त की बर्बादी होती है, समय का दुरुपयोग होता है। साथ ही ये भी जता दिया कोर्ट ने कि जनहित याचिकाओं की आड़ में व्यक्तिगत दुर्भावनापूर्ण याचिकाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ नर्सेस काउंसिल मामले की पैरवी में अत्यधिक पेशेवर शुल्क से जुड़ी याचिका खारिज कर हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता और उनकी टीम को राहत दे दी। तो ये था ये पूरा मामला, हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश और याचिका की जानकारी। और आपको ये मामला तफसील से समझाने से पहले मैंने पूरी तफसील से कोर्ट के आदेश का एक एक शब्द पढ़ा। कई जगह मुझे समझने में दिक्कत हुई, मेरे मन में कई सवाल आए। फिर मैंने सोचा कि न्यायपालिका की हम सभी इज्जत करते हैं, करना भी चाहिए, सर्वोपरि है न्यायपालिका। परंतु उस पर सवाल उठाने से पहले मैंने कुछ तैयारी की। मैंने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से चर्चा की और जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने उनको ये सवाल बताए कि कहीं मैं कोई अतार्किक बात तो नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई कोर्ट का जानकार हूँ नहीं। इसलिए मैंने जानकारी ली और सीनियर एडवोकेट ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था। सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तक बता दिया। तो ऐसी क्या बात है कोर्ट के इस फैसले में, आखिर क्या वजह है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले वो सवाल आपको बता देता हूं जो कोर्ट के फैसले के बाद मेरे मन में भी आए और ये रिपोर्ट देखते समय शायद आपके मन में भी आए हों, और ये सवाल सीनियर एडवोकेट के भी मन में आए, कानून के जानकारों के मन में भी आए। तो पहला सवाल है, क्या महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पद पर बैठा विशेष व्यक्ति सरकार के अलावा किसी स्वायत्त संस्था से फीस ले सकता है? दूसरा सवाल है, क्या मामले में किसी स्तर पर किसी से कहीं पर कोई बड़ी गलती हुई है? तीसरा सवाल है, क्या हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की कोई गंभीर त्रुटि हुई है? और चौथा सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का वाकई सरकार से कोई संबंध नहीं है? तो इन तमाम अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ठाकुर से बात की। सबसे पहले जानते हैं पहले सवाल का जवाब। सुनिए एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाधिवक्ता चूंकि एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर रहते हुए जो उन्होंने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। प्रश्न है कि महाधिवक्ता ने जो नर्सिंग काउंसिल है उनसे एक मोटी फीस लेकर के और उनके बिहाफ में पैरवी की है, उस आईए को माननीय हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है और उसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता फीस ले सकता है। तो मैं सबसे पहले तो उस जजमेंट को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो महाधिवक्ता पद है ये संवैधानिक पद है और ये मध्य प्रदेश का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। कोई भी ऑफेंस, कोई भी अपराध यदि कोई संस्था या व्यक्ति करता है तो उसको पनिश करने की जिम्मेवारी शासन को रहती है। शासन के सिस्टम में ही उसको अरेस्ट होता है, उसी से जेल जाता है और उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। अब इस याचिका में जो मुख्य आरोप है वो नर्सिंग काउंसिल पे है। नर्सिंग काउंसिल में जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य संस्थाओं को इन्होंने एफिलिएशन दिया, गलत एडमिशन दिए और तमाम प्रकार के उसमें कोर्ट ने मॉनिटर किया है, एसआईटी भी गठित की है। तो ये पहले सवाल का जवाब।
अब जानते हैं उस सवाल का जवाब कि मामले में किसी स्तर पर किसी से कहां कोई गलती हुई है क्या, और क्या हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह की गंभीर त्रुटि हुई है। जिस एजेंसी के विरोध में ये सब कार्रवाई होना है, अब उसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उसने दोषी ने हायर करके और एक मोटी फीस दे करके और अपने डिफेंस में माननीय हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाधिवक्ता को तो नैतिक रूप से और कानूनी रूप से नर्सिंग काउंसिल के बिहाफ में तो खड़ा होना ही नहीं चाहिए था, या खड़ा होना था तो उनको महाधिवक्ता के पद से रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन दे करके वो उसको डिफेंड कर सकते थे। हमारे देश में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, और मैं तो इतना तक कहूँगा कि मध्य प्रदेश में ये देश के इतिहास की पहली घटना है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए महाधिवक्ता महोदय ने मोटी फीस लेकर के और आरोपी की तरफ से, जिसको दोष सिद्ध करने की जिम्मेवारी स्टेट की है, स्टेट की जिम्मेवारी इन्वेस्टिगेशन करने की, उसी एजेंसी के बिहाफ में उसको डिफेंस करते हुए कोर्ट में खड़े हैं। और जो उनको फीस दी गई है, महाधिवक्ता जो पद पे है उसको बहुत अच्छा अमाउंट गवर्नमेंट पर मंथ सैलरी देती है। इसके बावजूद इन्होंने उसी गवर्नमेंट की एजेंसी से लगभग 4,76,000 रुपये पर हीयरिंग चार्ज भी वसूल किया है। यदि ये महाधिवक्ता के पद पर नहीं होते तो क्या वो एजेंसी इनको इतना पैसा देती? क्या महाधिवक्ता के अलावा कोई सीनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट में नहीं है? क्या और कोई अधिवक्ता नहीं है? इन्हीं को क्यों एंगेज किया और इन्होंने उसको डिफेंस भी किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाधिवक्ता फीस चार्ज कर सकता है, तो महाधिवक्ता को फिर पद पे नहीं रहना चाहिए। कोई भी बड़ी कंपनी आएगी, उनको हायर करेगी, तो एक और आप सरकार से सैलरी ले रहे हैं, दूसरी ओर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करके और अवैध लाभ कमा रहे हैं। ऐसा एक मामला आया था, मुझे याद है, अटल जी की गवर्नमेंट में। उस समय पे राम जेठमलानी जी पे इस बात को लेकर के हिंदुजा बंधुओं को उन्होंने कोई एडवाइस दी थी और ये बात उठी थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था पद। तो ये था दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब। और अब उस सवाल का जवाब कि क्या मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का सरकार से कोई संबंध नहीं, तो ज़रा स्क्रीन पर बारीकी से गौर कीजिए और MP NRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रा नज़र दौड़ाइए। इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नीचे साफ शब्दों में मध्य प्रदेश शासन और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही निकल रहा है कि MP NRC का सरकार से संबंध तो है। यानी ये हो गया हमारे चौथे सवाल का जवाब। यानी कोर्ट के फैसले ने कई गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है, जिनके जवाब अभी आपने सीनियर एडवोकेट से सुन भी लिए। अब एक और सवाल ये है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद कानूनी तौर पर आगे क्या हो सकता है या कुछ होने वाला है या नहीं, इसका जवाब भी हम आपको सीनियर एडवोकेट ठाकुर के जरिए सुनवाते हैं। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में ये पूरा खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। माननीय न्यायालय इस प्रकार के आदेश दे रही हैं। अब उस आदेश के विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर करने की तैयारी की जा रही है और संभवतः 1 या 2 दिन में SLP दाखिल हो जाएगी। ये आदेश वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है। यानी हाई कोर्ट के इस फैसले को अगले 2 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये बात तय है। अब आपको महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में OBC वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लगी को वारंटो याचिका के बारे में बताते हैं, जिसमें महाधिवक्ता पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या है वो आरोप, चलिए याचिकाकर्ता एडवोकेट विनायक प्रसाद शाह से ही सुन लेते हैं। जो आरक्षण के मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें अंतरिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, उनका उन्हें गलत व्याख्या करके और सरकार को गुमराह करके गलत अजमत दिया गया कि महाधिवक्ता एक सरकारी पद पे हैं, उनको सरकार के द्वारा वेतन और उनको दिया जाता है, उनको सुविधाएं दी जाती हैं, सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, और उस सरकार का काम करने के लिए सरकार के अलग अलग विभागों से अपना फीस के रूप में करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। ये भी मांग किया गया कि जो आरक्षण कानून है, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है किसी अधिकारी के द्वारा, तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसके जो महाधिवक्ता का कार्य है माननीय प्रशांत सिंह जी का,
यह निश्चित रूप से उस दायरे में आता है और उसके तहत इनको जो है आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है कि इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किया जाए और इनको पद से हटाया जाए। तो ये तो निश्चित रूप से इनका मिसकंडक्ट है, इनके ऊपर कार्रवाई बनती है। कि आज ये न्यायालय में याचिका दायर की गई है, इसकी सुनवाई 1-2 दिन में आ जाएगी। ये को वारंटो पिटीशन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है, ये तो हमने आपको खबर दिखाई भी थी 2 दिन पहले। अब इस पर सुनवाई कब होगी ये सवाल है, तो इस सवाल का जवाब भी सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर दे रहे हैं। जनहित याचिका की बात है तो अभी जानकारी चली कि वो शायद 7 तारीख वाले हफ्ते में सूचीबद्ध होना है और उस पर सुनवाई होगी। और जो आदेश हुआ है मुझे नहीं लगता है आदेश उसमें कोई आड़े आएगा, क्योंकि वो सेपरेट मैटर है और इसकी SLP होके आदेश भी स्टे हो जाएगा और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रुख होता है। तो आपने सारे तथ्य देखे, सारे तर्क सुने, सारी बात आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या मामला है, क्यों सवाल उठ रहे हैं। अगर हमसे कोई चूक हुई हो तो आप बताइए कि कानूनी रूप से इसमें कुछ अगर गफलत है तो क्या है, हम स्वागत करते हैं उसका। अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या महाधिवक्ता पर हाईकोर्ट कोई आरोप तय करता है, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर क्रिमिनल केस दायर होता है या नहीं, या फिर नर्सिंग घोटाले वाले मामले की तरह ही ये मामला भी कानूनी पेचीदगियों में फंसकर रह जाएगा। जो भी अपडेट होगा द सूत्र आप तक ज़रूर लेकर आएगा। तब तक के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ, देखते रहिए हमारे सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।